अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूँ बतूल राजपूत। आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन से पहले कुछ ज़वाबित हैं जिसको क्लैरिफाई किया है पेमरा ने, और ये वो 17 नुकात क्या है एग्जैक्टली उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मीडिया बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिपोर्टिंग करेगा और जब तक इलेक्शन कमीशन रिजल्ट अनाउंस नहीं करता गैर सरकारी नतज के ऊपर बहस नहीं की जा सकती। और कुछ और भी नुकात हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। चूँकि ये साल ख़त्म हो रहा है इकॉनमी के लिए, कल भी हमने एक बड़ा एक्सटेंसिव सेगमेंट किया था, लेकिन आज हम बिलख़ुसूस ये डिस्कस करेंगे कि रुपए की कदर कम किन वजूहात की बिना पे रही है इस पूरे साल में। और इसराइल और गज़ा के हवाले से एक नई डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका ने इसराइल के साथ मज़ीद असलहे की डील्स कर ली हैं। इसका मतलब है कि आने वाले महीनों में अमेरिका की ये हरगिज़ कोशिश नहीं होगी कि जंग किसी तरह रुकवाई जाए। और एक और बात बहुत अहम खबर कि यूनाइटेड नेशन की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पास की गई है जिसके तहत अब यूनाइटेड नेशंस में अफगानिस्तान का एक नुमाइंदा होगा। अफगानिस्तान को अब तक ममालिक ने रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में अफगानिस्तान को नुमाइंदगी मिल रही है। क्या इससे अफगानिस्तान के जो रुके हुए पैसे हैं अमेरिका में वो वापस मिल जाएंगे, और अफगान तालिबान इंटरनेशनलाइज किस तरह से करेंगे अपने मुल्क को, इससे तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आई होप आपने देखा हो इलेक्शन कमीशन के 17 नुकाती जो रूल्स हैं जो उन्होंने मीडिया के लिए लागू किए हैं। आपको लगता है कि वो वाकई प्रैक्टिकल हैं या थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की गई है मीडिया को? नहीं, हुकूमतों की हमेशा कोशिश रही है और पैमरा ज़ाहिर है बराह रास्त वज़ारत इत्तलात के मातहत नहीं है, लेकिन फिर भी एक सरकारी इदारा है और हुकूमतों की ये कोशिश रही है कि मीडिया के उसको आज़ादी को मिनिमाइज़ किया जाए। और जब भी कोई आज़ादी की सूरत हाल पैदा होती है, तो वो अपनी तरफ से हुकूमतों का ये बयानिया होता है कि जनाब हमने मीडिया को ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद किया। लेकिन अमलन ऐसा बहुत कम होता है और ये जो बाद में कवानीन बनाए गए हैं और ये पीका का कानून लाने की कोशिश की गई थी, फिर दूसरी शक्ल में उसको लाया गया और उसके बाद जो है वो और दीगर कवानीन आए हैं। तो वो कवानीन ही काफ़ी हैं मीडिया को किसी भी तरीके से गिरफ्त में लाने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए। और अब एक बात और भी हो गई है ना कि रेगुलर मीडिया जो है वो तो आप उसको रेगुलाइज़ भी करते रहते हैं और उससे बातचीत भी करते रहते हैं और हुँ। उसको रोकते भी रहते हैं, उनकी नशरियात भी रोक दी जाती हैं। उनका अगर अखबार है या कोई कोई प्रिंट मीडिया है तो आप उनकी जो है वो डिक्लेरेशन मनसूख कर देते हैं या उनकी इशाअत रुकवा देते हैं। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर चलाई जाती हैं खबरें, उनको आप मीडिया कैसे रोक पाएगा? उन्हें कैसे जो है उनके ऊपर बातचीत है। हम तो ठीक है, रेगुलर मीडिया जब से कायम है तब से अब तक जो है वह पाबंदियों का शिकार चला रहा है और पाबंदियों को मानता भी आया है। और बहुत कम ऐसा हुआ है कि मीडिया की तरफ से वायलेशन हुआ हो। लेकिन आप इस सोशल मीडिया को तो आप कोई लगाम नहीं दे सकते हैं। आप नहीं कर सकते हैं ऐसा कि जनाब ये आप रोक लें जो जो सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं या जो टूल्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, आप फेसबुक को नहीं रोक सकते, आप ट्विटर को नहीं रोक सकते, आप जो है इंस्टाग्राम को नहीं रोक सकते। वहाँ तो चीज़ें आती रहती हैं और वहाँ भी कोई वेरिफाइड चीज़ें नहीं होती हैं, रेगुलाइज़्ड चीज़ें नहीं होती हैं। ऐसी नहीं होती हैं कि जो इसकी पैमरा ने या किसी सरकारी इदारे ने उसकी तौसीक की हो, लेकिन फिर भी आ जाती हैं। तो उसका क्या करेंगे? ये मसला हमारी तरफ से कभी पैदा नहीं हुआ है। मीडिया की तरफ से कभी हुकूमत के लिए मसाइल पैदा नहीं हुए। अब ये जो सोशल मीडिया है, उनके बारे में क्या करेगा? कैसे उनकी रेगुलेटरी कौन सी अथॉरिटी जाकर उनको रेगुलाइज़ करेगी? और नज़ीर लगारी साहब, जो डिजिटल मीडिया है उस वो तो वैसे भी पैमरा के रूल्स के अंडर आता नहीं है। लेकिन जो पैमरा के रूल्स हैं और अगर उनको तब्दील भी किया जाता है इलेक्शंस के लिए, तो उसमें ये जो रिज़ल्ट्स की वेरिफ़िकेशन और रिज़ल्ट्स अनाउंस ना करें, आपको क्या लगता है कि मीडिया हाउसेज़ इसको किस हद तक फ़ॉलो कर सकेंगे? क्योंकि इलेक्शंस तो बड़े हैपनिंग होते हैं, हर छोटी डेवलपमेंट, हर छोटा वोटर्स टर्नआउट, या आपको पता है कि चपकलिश भी चलती रहती है कुछ हलकों में, वो रिपोर्ट करते रहते हैं। तो अब ये सब रिपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ैक्टली इलेक्शन पे काम करने का मकसद क्या रह जाएगा? बात ये है कि 1970 से लेकर अब तक जितने इंतखाबात हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर हलके के नतायज जो हैं वो मीडिया को बाद में इल्म में आए और हुकूमत की तरफ से इल्म में आए। हमें हम इल्म इल्म में होता है कि कौन से हलके से हुँ। कौन जीत रहा है, कौन किसकी जो है आगे वो जो पिछले उम्मीदवारों से कौन सा उम्मीदवार जो है बरतरी हासिल कर रहा है, किस पार्टी की बरतरी हासिल हो रही है, हमारे पास ये खबरें होती हैं। और
हुकूमत ने कहा कि जी 5 बजे तक पोलिंग हो रही है, आप तब तक कोई नतीजा ना दें। लेकिन हमारे पास ऐसा भी होता है कि 4 बजे तक पोलिंग क्लोज़ हो चुकी होती है, साढ़े 3 बजे तक क्लोज़ हो चुकी होती है, हमारे पास रिज़ल्ट मौजूद होता है, लेकिन हम फिर भी नहीं देते हैं। लेकिन मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, जो आपका वो मीडिया जिसको आप रेगुलेट नहीं करते हैं, अगर वो मीडिया दे देता है, अगर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो आप उनके हमारी तरफ से ना तकलीफ़ का शिकार हों। मीडिया जो रेगुलेट करने वाला मीडिया है, जो डिजिटल जो हमारा प्रिंट मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कभी भी वायलेशन नहीं करता है। गैर मुसद्दिका खबरें वैसे भी हम नहीं चलाते हैं। अगर कोई गैर मुसद्दिका खबर हमारे यहाँ कोई रिपोर्टर फाइल करता है, तो हम उस रिपोर्टर की बात पोस्ट करते हैं। बहुत से रिपोर्टर्स को उसके नतायज भुगतने पड़े हैं। अगर किसी ने गलत खबर, छोटी सी खबर या बड़ी से बड़ी खबर भी अगर उसने गलत दी है, गैर मुसद्दिका दी है, अगर उसको सेकंड वर्जन नहीं लिया गया है, अगर उसकी हकीकी सूरत हाल के बरक्स अगर किसी रिपोर्टर ने खबर फाइल की है, तो हुकूमत के किसी कार्रवाई से पहले यहाँ पर जो मीडिया के लोग बैठे होते हैं, जो मीडिया के जिम्मेदार बैठे होते हैं, वो उस पर कार्रवाई करते हैं। हमने कार्रवाइयाँ की हैं। हमने खुद ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जिन्होंने खबर ऐसी दी थी जो जो मुसद्दिका नहीं थी। ये रेगुलर मीडिया तो आपका ख्याल करेगा ना। ये जो ठीक। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो तो आपकी चीज़ों का आपसे ज़्यादा ख्याल करता है कि जनाब कोई गलत खबर ना चली जाए, कोई गैर मुसद्दिका खबर ना चली जाए। इसलिए क्रेडिबिलिटी का सवाल होता है, इज़्ज़त का और साख का सवाल होता है। तो ठीक है, जो रेगुलर मीडिया है, वो तो बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और ज़ाविया जिसके ऊपर आपसे बात करनी है, हामिद खान साहब जो इमरान खान के बड़े पुराने साथी रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान वापस देकर ये एक बड़ा ज़्यादती है, ना दे के बड़ी ज़्यादती की है और पेशावर हाई कोर्ट का स्टांस और है। तो ये क्या वाक़ई जो बल्ले का निशान है वो क्रक्स है इस वक़्त पीटीआई की पॉलिटिक्स का, या the size and the momentum after 9th May regarding PTI is far more different than this symbol, या यहाँ की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कुछ और है? आप बताइए। नहीं, मुझे मुझे रियासत के जो जो लोग रियासत के मामलात को चला रहे हैं, मुझे उनकी समझ नहीं आ रही है। वो जिस तरह से चीज़ों को क्या ये सारी की सारी जो इदारे हैं या हुकूमत के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या वो एक पेज पर नहीं है? अगर वो एक पेज पर नहीं भी हैं, तब भी क्या वो ऐसी चीज़ों को खुद फैला रहे हैं? मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि 9 मई के वाक़े के बाद उस वाक़े का सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है पॉलिटिकली, मॉरली, अखलाकी तौर पर और हर लिहाज से, वो तो उनको पहुंचा है ना, जिन लोगों पर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने ये वाक़यात किए हैं, जिन लोगों ने जाकर अपना कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, जो कैद आज़म का कहा जा रहा है कि जनाब ये कैद आज़म का घर था, उस पर जाकर हमला किया, जिन लोगों ने जीएच के ऊपर हमला किया, जिन लोगों ने जो है वो हमारी एयरफोर्स की इंस्टॉलेशन पर जाकर अटैक किए, असल बेनिफिशियरी तो उसके वही रहे हैं। आप देखें, उसका सबसे ज्यादा फायदा तो उन्हीं को पहुंचा है। और अब हुकूमत तो खुद मजबूर हो गई है कि वो रिटिलिएट करे, पीछे ले पसपा इख्तियार करे। और उसका ये बेनिफिट हुआ है कि अब तक के जितने इकदाम किए गए हैं साबिक हुक्मरान जमात के खिलाफ, वो तो उसके बेनिफिट में गए हैं। और मेरा ख्याल ये है कि इंटेंशन भी यही थी इन इदारों की। वो जिस हाइब्रिड रजीम को पाकिस्तान में मुसलत करना चाहते थे 30 साल तक, वो अब भी अपने उस नुक्ता नज़र पर कायम है। वो अब भी इस बात पर चाहते हैं कि उनका लाडला फिर से आए और पूरे मुल्क को फिर से संभाल ले। उससे क्या नतीजा हासिल करना है हमें मालूम नहीं है। हमारा ख्याल ये है कि वो ज्यादा बुरे नतीजे हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ये बेचारे मजबूर हैं क्या? क्या हमारे स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स जो है इतने बेकार नाकारा हो गए हैं कि वो इन तमाम चीजों के ऊपर ढह रहे हैं और सरेंडर करते जा रहे हैं? अब मुझे ये लग रहा है कि अपने सबका लाडले से या तो स्टेट सरेंडर कर रही है या फिर वो बेबस हो गई है। ये इसके अलावा और कोई चीज सामने मुझे नजर नहीं आती है। और ये जो पेशावर हाई कोर्ट का अदालती फैसला है नज़ीर लगारी साहब, इसको आप किस तरह से क्या पहले भी इस तरह अदालतों ने इंटरवीन करके या कोई ऐसा फैसला देके किसी सियासी जमात के लिए आप समझते हैं कि रास्ता हमवार किया है? क्योंकि पिछले 1 साल में पाकिस्तान के इन्हीं अदालती और सियासी निज़ाम में जो हुआ है उसमें बहुत कुछ नया है। इन्हीं इन्हीं अदालतों ने इसी लाडले के लिए गुज़श्ता साल पूरे का पूरा अदालतें खुली रहती थीं और वो आवाज़ें दे रही होती थीं और वो बार-बार बुलावे पर नहीं आता था, तो उससे कहा जाता था, "आ जा मेरे बालमा, तेरा इंतज़ार है।" यही कोर्टें कह रही होती थीं। इनको बुला रही होती थीं, एक पेशी दे दी,
फिर दोबारा एक ही दिन में दोबारा तलब किया, फिर तीसरी बार तलब किया, फिर चौथी बार तलब किया, फिर पांचवी बार तलब किया। वो लाडला अपना घर में बैठा हुआ है, परवाह नहीं कर रहा है, अपनी मर्जी से निकलता है और फिर कहता है कि क्राउड जमा हो जाएगा, मैं फिर आऊंगा। फिर वो क्राउड लेकर समझता है वहां पहुंचता है, तो फिर वहां से उठकर अदालत आ जाती है कि जनाब आइए, हम आपके यहाँ पर जो है आपके आपके गाड़ी में हम चल कर आते हैं, आप क्यों इतनी तकलीफ कर रहे हैं। ये तो सहूलत हो आ रही है ना। और उसके बाद बाकायदा नया आइन लिखा गया। आइन ने कहीं नहीं कहा है कि अगर कोई मेंबर असेंबली वोट दे दे तो उसका वोट भी खत्म हो जाएगा और उसकी सीट भी खत्म हो जाएगी। ओ माय गॉड, यहां तक क्या इस कोर्ट ने, तो कोर्टें तो हमेशा से ये सहूलतकारी करती रही हैं। उन्होंने हुँ, एक तर्ज अमल ये अख्तियार किए रखा कि लाडले को, हाइब्रिड लाडले को जो है आसमान पे बिठाया जाए, ताकि जो मन माने नतज हैं वह हासिल किए जाएं। वो मन माने नतज स्टेट के इस रियासत के रहने वाले शहरियों के मफाद में नहीं होंगे। मुझे अब भी ये लग रहा है कि ये किसी और का मफाद इससे पूरा होगा। रियासत के शहरियों का मफाद इससे पूरा नहीं होगा। रियासत को, रियासत के शहरियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन सहूलतकारी है, वो कोर्टें भी कर रही हैं और इदारे भी कर रहे हैं। और नज़ीर लगारी साहब, जो शाह महमूद कुरैशी साहब का एक रद्द-ए-अमल सामने आया, उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी एक रिएक्शन था और बड़ा एग्रेसिवली उनको लेके जाया गया दोबारा। लेकिन लेकिन समझा ये जा रहा है कि इससे शाह महमूद कुरैशी की सियासत भी दोबारा ज़िंदा हो जाएगी मुल्तान में। नहीं, यही हुआ है। मुझे अफ़सोस है, और जिन लोगों ने ये किया है, उनको गिरफ्तार कर लें आप। उनको पकड़ा जाना चाहिए जिन लोगों ने इस तरह मैनहैंडल किया, उनके साथ जिस तरह से ये तर्ज अमल अख्तियार किया गया। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली क्या हुआ, वो ये कि मासेस में हमदर्दियाँ पैदा की गई। देखिए जनाब, कैसे 2 बार के वज़ीर ख़ारिजा के साथ ये हो रहा है। और ये कि जनाब देखें पाकिस्तान के एक सियासतदान के साथ कैसा हो रहा है। सियासतदानों से इनसे बुरा हुआ है यार, बहुत बुरा हुआ है। मुझे मालूम है कि सियासतदानों के साथ किस तरह बुरा हुआ। मुझे मालूम है कि जनरल ज़िया-उल हक के दौर में 48 करोड़ से 48,000 सियासी कारकुन किस तरह जेलों में रहे हैं, किस तरह की अज़ियतनाक सूरत-हाल को बर्दाश्त करते रहे हैं। मुझे मालूम है कि किस तरह से साबिक अरकान असम्बली, अरकान सेनेट, अरकान सूबाई असम्बली जो हैं, वो पूरे के पूरे किस तरह से जेलों जेलों में सी क्लास की बैरकों में पड़े होते थे, लावारिसों की तरह। किस तरह से सियासी कारकुनों को कोड़े मारे गए। एक पार्टी के बड़े अहम रहनुमा थे, बाद में सेक्रेटरी जनरल भी बने थे। जहांगीर बदर को कोड़े मारे गए, कयूम निजामी को कोड़े मारे गए, हमारे सहाफियों को कोड़े मारे गए। मसूद हसन के लिए कोड़े का लगाने का आर्डर किया गया है। और हमारे कई सहाफी दोस्त हैं, हमारे लाहौर में हमारे दोस्त, हमारे जो वो हैं सहाफी दोस्त हैं, उन्हें जो है वो बाकायदा कोड़े मारे गए। इस्लामाबाद के सहाफियों को कोड़े मारे गए। मुल्तान में सहाफियों को, नासिर जैदी को वहां कोड़े मारे गए। तो लोगों ने कोड़े भी खाए। लेकिन ये तर्ज अमल ऐसा नहीं था। ये तर्ज अमल ऐसा था कि लोगों के दिलों में एक एक एहसास पैदा किया जाए कि जनाब देखें, जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। और मैं भी ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने ज्यादती किया, गिरफ्तार कर लेना उनको। आप उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डालें। इसी इल्जाम के तहत कि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की तौहीन की है। असल मसला यह है कि उनकी पार्टी की साख बनाने के लिए जो है ये सब कुछ किया गया, और अब भी हमारे स्टेट के इंस्ट्रूमेंट यही कुछ काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, आप प्रोग्राम में जॉइन कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। इस वक्त ज़फ़र हिलाली साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, और ब्रिगेडियर सैयद मिन्हाज साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ब्रिगेडियर साहब, आपसे शुरू करना चाहती हूँ। पहली खबर अफ़गानिस्तान के हवाले से ये है कि यूनाइटेड नेशंस में एक करारदाद मौजूद हुई है यूएनएससी में, जिसमें ये कहा गया है कि यूनाइटेड नेशंस में अफ़गानिस्तान का एक नुमाइंदा होगा। ये किस तरह की डेवलपमेंट है आपके लिए? अभी तक तो अफ़गानिस्तान को रिकॉग्नाइज़ भी नहीं किया गया। क्या इस सब के बाद अफ़गानिस्तान के मामलात मज़ीद आसान हो जाएँगे अमेरिका के साथ? ब्रिगेडियर साहब। देखिए, ये जो एक स्टेप लिया गया है, ये लगता तो है कि पॉज़िटिव इंडिकेशन जो है वो देता है, और मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है जो भी इस हिस्से में ये स्टेप लिया गया है। जी। लेकिन इसको इसको यूटिलाइज़ किस तरह से कर सकता है? जैसे $1 बिलियन की अमाउंट फँसी हुई है अफ़गानिस्तान की वॉशिंगटन के अंदर, क्या उसके ऊपर नेगोशिएट हो सकेगा? और वो शराइत जो दूसरे ममालिक चाहते थे, जिस पे अफ़गानिस्तान अमल करे, फॉर एग्ज़ाम्पल ख़वातीन की एजुकेशन को लेके और मामलात पे, इस पे बात किस तरह से आगे बढ़ सकेगी? जी, ज़फ़र इलाही साहब, ये मैं आपके पास आ रही हूँ।
कि ये डेवलपमेंट आपके लिए किस तरह से और इसका पोटेंशियल क्या है? अफ़गानिस्तान कैसे इसके ऊपर फ़ायदा उठा सकता है? देखिए, आप जो मुझे ठीक से सुना ही नहीं आया, मगर आप अगर ये कह रही हैं कि यूनाइटेड नेशंस अफ़गानिस्तान के साथ एक लिएज़ोन रख रहा है, माने एक राब्ता बात करने का है और या बना रहा है या क्रिएट कर रहा है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बात असल ये है कि वो एक मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस का जो उनको प्रिविलेजेस है और जो उनके पास हक है वो नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते। बेसिकली यूएन के एजेंसीज उधर नहीं आएंगे और ऑफिशियली नहीं काम कर सकते। माने कि बहुत सारी चीजें हैं जो एक मेंबरशिप एक इंस्टीट्यूशन का आपको देता है, जो उनको नहीं मिलेगा अभी। तो अगर आप समझती हैं कि इसका कोई इम्पोर्टेंस है, मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि कोई सा भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और या मुल्क जिसको आपने रिकग्नाइज नहीं किया है, मगर उनसे बात करना ज़रूरी है, इसलिए कि लोग मर रहे हैं, इकोनॉमिक असिस्टेंस उनको आपने पहले दिया है, आप जानना चाहते हैं उसके उसके साथ उन्होंने क्या किया, तो ज़रूरी होता है कि ऐसा इस किस्म का कांटेक्ट रहे, और मेरे ख्याल में तो था। मगर आप कह रही हैं कि कुछ और, अभी कुछ और हुआ है जिसके बारे में आप जानना चाहती हैं, तो क्या हुआ है जी, और क्या हुआ है? में ये करारदाद मंजूर हुई है जिसमें अफगानिस्तान का एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया जाएगा ताकि अफगानिस्तान के इश्यूज पे रेगुलरली बात की जा सके जी और ठीक ये है, सब ये एक देखिए बीबी, अमेरिका बात असल ये है कि ये एक ऑब्जर्वर हो गया है। यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने एक किस्म का ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया है, वो आ सकते हैं, जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनकी ऑफिशियल आधी ऑफिशियल रिकग्निशन है। तो ये एक फैक्ट है, ये एक काम चलाने की बात है, यही किया है उन्होंने, और कोई इसकी खास सिग्निफिकेंस नहीं है जब तक वो सब शर्तें जो उनको कहा गया था और वो जो उन्होंने खुद वादा किया था, हम उससे ये करेंगे। अब विमेन्स एजुकेशन के बारे में वो तो कहते हैं कि ये तो एक हमारे मजहब की बात है, हम नहीं कर सकते ये। तो भाई अगर तुम नहीं कर सकते हो तो ये एक कंडीशन है। औरतों को अगर तुम समझते हो उनका सिर्फ एक ही काम है घर में बैठ के बच्चे पैदा करना और उनका देखभाल करना, तो फिर दुनिया नहीं मानने चाहती है ऐसे मुल्क को जो 50% आपके पॉपुलेशन को इस तरीके से उनका हक ले देते हैं, काम, नौकरी, प्रिविलेजेस, माने कि क्या क्या नहीं है जो औरतों को हमारे मजहब ने दिया है। जी वैल्यू है। ब्रिगेडियर सईद साहब आप ये कह रहे हैं कि अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन इसके ऊपर अफगानिस्तान पॉलिटिकली इंटरनेशनली प्ले किस तरह से कर सकता है? क्योंकि मेरे ज़हन में ये सवाल आता है कि अफगानिस्तान ने तो कोई भी ऐसा खास मुतालबा पूरा नहीं किया, बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हालात में तो मजीद फ्रिक्शन ही आई है पिछले 1 साल में यूएस पुल आउट के बाद खास तौर पे। जैसे ज़फ़र अलाली साहब कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान एक स्टेट के तौर पे तो एग्ज़िस्ट करता है, उसके मिलियंस की आबादी है। आप उसको टोटली डिनाई नहीं कर सकते। अगस्त 2021 से लेके अब तक तकरीबन 2.5 साल होने को आए हैं, तो अगर आप उसको अभी उन्होंने ऑब्ज़र्वर का एक स्टेटस दिया है, क्योंकि जब तक आप एक इम्पोर्टेंट मुल्क है वो अगर आप मेन धारे में नहीं रखेंगे और ऑब्ज़र्वर का स्टेटस यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे नहीं देंगे, तो फिर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा करने के लिए उसके पास कोई जो है वो उसके उसके ऊपर कोई बाइंडिंग कोई नहीं है। लेकिन अगर उसके स्टेक्स बढ़ेंगे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और यूनाइटेड नेशंस में उसका मंदूब जाके बैठेगा, और जो कि वोट तो शायद ना कर सके शुरू के दिनों में, लेकिन जब उसके स्टेक्स बढ़ेंगे तो वो दुनिया की जो दी गई डिमांड्स हैं, एक महज़ब स्टेट होने का जो उनका वादा भी उन्होंने अगस्त 2021 में दोहा के अंदर हुँ। किया था, अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आएगा, और अफ़गानिस्तान का अमन जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाकिस्तान के अमन से, क्योंकि इस वक़्त जितनी भी कार्रवाइयाँ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान में हो रही हैं और केपीकेएम और बलूचिस्तान में, वो अफ़गानिस्तान की तरफ से हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? कि उनके स्टेक्स इंटरनेशनल लेवल पे कोई नहीं है, और उनके जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हुए भी हैं दूसरे बैंकों में जो कि फ्रीज़ हैं इस वक़्त, वो भी उनके जो है लिक्विडिफाई हो सकते हैं और वापस आके वहाँ डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी डेवलपमेंट है, और लेकिन उनको साथ-साथ जैसे ज़फ़र साहब भी कह रहे हैं कि उनको एक प्रूव करना पड़ेगा, एक दुनिया को एश्योरेंस और गारंटी देनी पड़ेगी इदारों को कि वो दुनिया के साथ एक मुहज़्ज़म मुल्क के तौर पर चलना चाहेंगे और दुनिया के नॉर्म्स को फ़ॉलो करेंगे। तो ये इंतहाई अच्छी डेवलपमेंट है,
और आने वाले दिनों के अंदर मैं समझता हूँ कि वहाँ पे अमन भी आएगा और उनके स्टेक्स बढ़ेंगे और पाकिस्तान में भी अमन आएगा। जी, ज़फ़र इलाही साहब ये बताइएगा कि जैसे हम जानते हैं कि चाइनीज़ का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान में और यूएस पुल आउट के बाद ट्रिलियंस की इन्वेस्टमेंट है जो चाइनीज़ करना चाहते हैं। ऑल्दो वो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो स्मूथ नहीं है, लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ आइडियाज़ जिस पे वो काम करना चाहते हैं। तो आप ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान को ऑब्ज़र्वर की पोज़ीशन देके इसका पूरी रीजन पे इफ़ेक्ट इस तरह से पड़ेगी कि अफ़गान तालिबान रिस्पॉन्सिबली इसकी अहमियत को समझें, क्योंकि रिसेंटली जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि अफ़गान तालिबान जानते हैं कि टीटीपी के पॉकेट्स किधर हैं, तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। ऐसे दोनों ममालिक के दरमियान इस नौइयत के रीसेंट ताल्लुकात और फिर अफ़गानिस्तान की ऑब्ज़र्वर की पोज़ीशन, हाउ रिस्पॉन्सिबली डू यू थिंक दैट अफ़गान तालिबान आर गोइंग टू हैंडल दिस? देखिए, सीधी-सादी बात ये है कि दुनिया रुकता नहीं है इसलिए कि आपके पास कुछ थोड़े से डिसएग्रीमेंट किसी एक मुल्क में होते हैं। मैं नहीं मिनिमाइज़ करना चाहता, ये बड़े सीरियस हैं और बल्कि पाकिस्तान के साथ जो इनका रवैया रहा है, जब से ये अफ़गानिस्तान इनके कंट्रोल में आया है, वो बहुत बुरा रहा है। हमारे हमारे खिलाफ इनकी जो शेल्टर टीटीपी जो उधर पनाह ले रही है, जो उधर उधर से हथियार मिल रहे हैं, इंडिया उधर उनको कांटेक्ट करके उनके ऑपरेशन कर रहा है। देखिए, ये सब जो है ये बड़ी सीरियस बातें हैं और मैं तो समझता हूँ कि इसको एक कंडीशन था उनके रिकग्निशन पे कि वो दूसरे मुल्कों के इसमें इंटरफियर नहीं करेंगे और इंटरनेशनल लॉ की बात करते चलेंगे, मगर उन्होंने ये नहीं किया और हमें बड़ा असर पड़ा है। 90% इंक्रीज ओवर लास्ट ईयर इस साल हो रहा है टेररिज्म फ्रॉम अफगानिस्तान और ये सब उधर से ही आ रहा है। हिंदुस्तान के साथ मिलकर इन लोग ये कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई खास इनके लिए अब गुडविल मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, मगर हम प्रैक्टिकल लोग हैं। चाइना जो है, चाइना के नेशनल इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में, मिनरल्स हैं, ये है वो है जो वो डेवलप करना चाहते हैं। तो वो ये सब वजहों से मैं समझता हूँ कि इट इज गलत है हमें एक्सपेक्ट करना कि कोई और मुल्क इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, इसलिए कि इन्होंने हर चीज जो इन्होंने वादा किया था नहीं किया। जी, ब्रिगेडियर साहब ये सवाल है मैं चाहती हूँ कि जो ये इसकी तो आप थोड़ी वज़ाहत कर दें, क्या पाकिस्तान किसी लेवल पे इस डेवलपमेंट से अनकम्फर्टेबल हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के भी बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैं समझता हूँ कि हमारा कंसर्न पॉज़िटिव तो ज़रूर हो सकता है, नेगेटिव नहीं, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन आए और अमन जो है उसी का, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर अफ़गानियों के स्टेक्स अब बढ़ाएँगे तो तभी अमन आ पाएगा। जहाँ तक चाइनीज़ के इंटरेस्ट का ताल्लुक है, वो यूरोप की तरफ एक्सटेंड करना चाहते हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो भी अफ़गानिस्तान के थ्रू ही जा सकते हैं। डायरेक्ट उनकी जो है वो इस तरह से कोई एक्सेस जो है डेवलप्ड एरिया के ज़रिए नहीं है। तो अगर ईरान सॉरी जो चाइना भी वहाँ पे जाता है, तो उसमें पाकिस्तान का ही फ़ायदा है, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू ही वहाँ पे जाएगा। क्विड प्रो क्वो की इस सिलसिले में ज़रूर कुछ डिमांड्स हो सकती हैं अमेरिकन्स की, या जो डेवलप्ड कंट्री जो सो कॉल्ड वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसकी क्विड प्रो क्वो के सिलसिले में ज़रूर हो सकता है कि वो उनके इंटरेस्ट को यहाँ पे लुक आफ्टर करें अफ़गानिस्तान में, जो कि वो अपने वॉर ऑन टेरर के दौरान नहीं अचीव कर सके थे। तो प्राइमरीली वो क्या था, बेसिकली जो रिवॉल्व या पिवट करता था, वो वहाँ पे किसी किस्म की भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पनपने ना देना, उनकी सरजमीन को नहीं। अगर अल-कायदा में उसका तो ओसामा बिन लादेन को हवाले कर देते, तो शायद ये वॉर ऑन टेरर जो है 2001 में जो शुरू हुई थी अफ़गानिस्तान में, वो शुरू ही ना होती। तो प्राइमरी कंसर्न तो यही था, लेकिन उसके साथ-साथ खित्ते में, जिसमें कि जनूबी एशिया खास करके है, वहाँ पे एक पिवट का रोल अदा करता है अफ़गानिस्तान। इसीलिए तमाम माज़ी के अंदर देखें तो मेजर और सुपर पावर्स यहाँ पे आके जो है वो लड़ती रही हैं, और लेकिन वहाँ पे टेरेन की वजह से और वहाँ की जो रेज़िलिएंट पठान और जो दूसरी अक़वाम बसती हैं अफ़गानिस्तान में, उन्होंने उनको नहीं सक्सेसफुल होने दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि ये ग्रेट पावर्स, ये सुपर पावर्स का वो कब्रिस्तान रहा है। तो लिहाज़ा वो एज़ अ क्विड प्रो क्वो ये जो के तौर पे कुछ डिमांड ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन अभी उसको एंटिसिपेट करना नेगेटिव टर्म्स के अंदर मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं होगा, और आने वाले दिनों में जो चीज़ें जो डेवलप होंगी, उसके हिसाब से पाकिस्तान को रिस्पॉन्स जनरेट करना पड़ेगा। लेकिन प्राइमरीली जो ये जो ऑब्जर्वर का स्टेटस लेना या उसको मेन धारे में लाने की एक एफर्ट वेस्टर्न वर्ल्ड या यूएस की जानिब से की गई है। मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान में अमन आएगा और पाकिस्तान की जो कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न वेस्टर्न बॉर्डर की जानिब से, वो एड्रेस होंगे। वहाँ पे इंडियंस उस तरह से
शायद कदम ना आ सकें जो कि अब इस पर जमा रहे हैं, क्योंकि अफगानियों को कोई चीज़ स्टेक पे नहीं है, तो उनको तो पैसा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जो कि इंडियंस उनको खातिर ख्वाह अंडर द टेबल दे भी रहे हैं और प्रूफ भी है। कुलभूषण यादव हमारे सामने, और जैसे हलाली साहब ने फरमाया कि हमने बहुत झीला है, स्पेशली पिछले 2021 से लेके अब तक, और इस साल के अंदर तकरीबन जो है वो तकरीबन 19-20 हज़ार हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें 15,000 आपके बलूचिस्तान में थे, 2,000 आपके केपीके में थे। तो 19,000 में से 17,000 ऑपरेशन तो आपके केपीके और बलूचिस्तान में हुए हैं। और ये जो टेररिस्ट जो लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये बेसिकली पाकिस्तान की सरजमीन तो उनके लिए तंग की जा चुकी है, तो अफगानी बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी तरफ जा चुके थे, तो अफगानी इंडियंस की मदद से इनको यहाँ पे लॉन्च करते हैं। ये तमाम चीज़ें इस चीज़ को ज़ाहिर करती हैं कि उनका स्टेक कोई नहीं है, इसलिए अपने मनपसंद तरीके से वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने पे लगे हुए हैं। तो जब मैं समझता हूँ कि जब दोबारा ये यूएन में अब स्टेटस उनको ऑब्जर्वर का मिला है, तो परमानेंट स्टेटस हासिल करने के लिए उनको एक अमन पसंद स्टेट के तौर पे अपने आप को पेश करना होगा दुनिया के सामने। ओनली देन उनके यहाँ तरक्की होगी और डेवलपमेंट होगी, जो कि मेरे ख्याल में अफगानियों के लिए बहुत हो चुका है। 79 से अब तक वो जंग में है, और मैं समझता हूँ कि वो तमाम उनकी पब्लिक भी और वहाँ की गवर्नमेंट, चाहे तालिबान की हो या किसी और फैक्शन की हो, सब यही चाहते हैं कि अफगानिस्तान अब पुरअमन रहे। जी। तब ज़फ़र इलाही साहब, एक और खबर है इसके ऊपर आपसे बात करनी है कि गज़ा और इज़राइल की जंग के हवाले से ये एक बड़ी तकलीफ़देह बात सामने आ रही है कि अमेरिकन्स ने इज़राइल के साथ मज़ीद असलहे की डील्स करनी है। और कल तक हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इज़राइलियों ने ये कहा है कि महीनों तक जंग बंदी नहीं हो सकती जब तक हम हमास का खात्मा नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका तो इतनी हठधर्मी से और इतनी ढिठाई से असलहे की डील्स कर रहा है, असला पहुँचा रहा है, और पूरी दुनिया चीख-चीख के कह रही है कि जब तक अमेरिका नहीं जाएगा तब तक अमन नहीं हो सकता। देखिए, बात सीधी-सादी है कि हम लोग और अफ़गानिस्तान के बारे में पाकिस्तान की जो अब तक पॉलिसी रही है, हमने हर तरीके से कोशिश की है कि उनके साथ हम खड़े रहें, उनको मदद करें। वो हमारे हमसाये मुल्क हैं, वो हमारे मुसलमान भाई हैं। मगर वो कहते हैं ना, ये एक वन डायरेक्शनल लव नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी, यू हैव, अगर आपको ताली बजाना है तो दोनों हाथ चाहिए। अब कहने की बात मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि इन्होंने जब से ये खुद आए हैं, अगर आप सोचिए कितना हमने उनको मदद किया था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लास्ट 30-40 इयर्स। क्या यही हमारा फेट होना था कि वो हिंदुस्तान को अलाउ करें उधर से टीटीपी के थ्रू हमारे को अटैक करें? आई गॉट योर पॉइंट। और इस वक्त मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ गजा और इसराइल के हवाले से कि अमेरिका ने मजीद डील्स कर ली इसराइल के साथ असलहे की, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका अमन करेगा आने वाले वक्त में? देखिए, माइट इज राइट। रियल पॉलिटिक की इर्द गिर्द दुनिया की इसको पॉलिटिक्स घूम रही है, जिसके जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है या मिलिटरीली स्ट्रांग है, वही दुनिया के कानून बना रहा है, उसी की सुनी जाती है और दूसरों के नहीं। ये तो बिल्कुल माइट इज राइट, और सही मानों में रियलिज्म जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से इसको प्री डोमिनेंट है। आपकी सारी सिफारती और सियासी जितनी आपकी डीलिंग्स हैं बायलैटरल लेवल पे या मल्टीलैटरल लेवल के ऊपर। अभी आपका सवाल जो है कि अमेरिकन ने वहां पे दोबारा से असले की डील की है, तो ये किस तरह से इसके ये जंग किस जानिब जाएगी? तो जैसे कि नेतन्याहू ने भी कहा कि ये प्रोटेक्टेड वॉर होगी, लॉन्ग टर्म वॉर होगी, तो मैं नहीं समझता कि लॉन्ग टर्म होगी। वो एक थ्रेट जरूर दे रहे हैं, क्योंकि उनके तकरीबन 130 के करीब जो इसराइली सोल्जर्स हैं और सिविलियंस हैं, वो इस वक्त हमास के काबू में है। उन्होंने उनको कैदी बना रखा है, जो 7 अक्टूबर को अटैक हुआ था। और मैं हिस्ट्री के हिसाब से अगर बात करूं तो सिर्फ 10 इसराइली जब कैद हुए थे 1990 की जंग में, जो थोड़ी सी स्क्रिमिशेस हुई थी, तो प्रॉपर इसमें तकरीबन 1100 के करीब जो है वो इन्होंने जो हमास के और दूसरे जो फलस्तीनी हैं उनको शहीद किया था। तो ये बहुत कम्युनिटी कॉन्शियस लोग हैं इसराइली, तो ये थ्रेट के तौर पे इनको देख रहे हैं कि इसलिए कहते हैं कि प्रोटेक्टेड वॉर। प्रोटेक्टेड मैं नहीं समझता होगी। अभी अब इसकी ताज़ा मिसाल अगर आप लें तो जिस तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 18 दिसंबर को एक करारदाद लाई गई थी कि जिसमें जंगबंदी की बात की गई, तो उसमें अमेरिका ने उसको वीटो तो ना किया, लेकिन अपने कंसर्न शो कर उसको डिले फैक्टर में डाला। रशिया ने उसको एब्सटेन किया, और उसने जो उसके कम्युनिके निकला उसमें यह था कि आप जंग को आर्जी तौर पे बंद करें ताकि आप ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर लेके जा सकें। उसमें जो मजम्मत एक हल्के फुल्के अल्फाज में इसराइल के मुताबिक ऑक्यूपेशनल फोर्सेस का नाम दिया गया,
उसको भी निकाला गया। तो आप बड़े बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं कि यूएस का कितना इंटरेस्ट है जो है इसराइल के अंदर। अभी आप क्यों इतना इंटरेस्ट है, तो अभी आप देख रहे हैं 2024 में वहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं, और न्यू कॉर्न्स और जितने आपके इसराइली वहाँ पे डायस्पोरा जो कि बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पे लगे हुए, अगर ये पैसे अपने निकालें तो इकोनॉमी जो है यूएस की आज बैठ जाएगी। वहाँ पे ये लोग इनकी लॉबिंग भी करते हैं इनके सेनेटर्स के लिए, तो लिहाजा जो बाइडेन जो है वो नहीं चाहते कि किसी सूरत भी वो अपनी सीट को लूज करें। अभी अपनी हालिया दिनों में ट्रंप को सुना होगा कि वो भी इलेक्शन दोबारा से लड़ सकते हैं। तो एक स्टेक्स जो है वो इसराइल के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गई, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है यूएस के। मजीद ये कि अभी एक इजिप्शियन प्रपोज पीस डील के तौर पर कुछ तजावीज दी गई हैं, जो वॉर कैबिनेट है इसराइल की, नेतन्याहू उसको हेड करते हैं। उन्होंने इसको डिस्कस भी किया उसको, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरह से ट्रूस हो जाए, किसी तरह से ये जंग रुके, ताकि वो जो 130 के करीब सिविलियन और जो सोल्जर्स हैं जिसमें के खवातीन भी शामिल हैं, वो फेज वाइज वापस आ जाएं और उनकी कैजुअलिटी ना हो। तो ये तमाम चीजें इस चीज को जाहिर करती हैं कि वो वेपन्स तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं वो भी नहीं है कि ये प्रोलॉन्ग हो और इसराइल को मौका मिले कि वो अपने दोबारा से रिकूप कर सके। वो एक जॉइंट किस्म की गवर्नमेंट चाहते हैं गाजा में, लेकिन वहां पे जो हमास है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो एक बड़ी खिचड़ी पकी हुई है। अभी आप देखें रेड सी के अंदर जिस तरह से जो हुतीज हैं यमन के, जिन्होंने अभी सना पे जो कैपिटल है यमन का, उसके ऊपर भी कब्जा कर ली है। वो रेड सी में जो जहाज आते हैं स्विस कैनाल से, और भी नीचे आके इंडियन ओशन में मिलते हैं आके समंदर में, तो वहां पे हुतीज भी जो है अटैक कर रहे हैं अमेरिकन वॉरशिप्स के ऊपर और कमर्शियल वेसल्स के ऊपर भी। आज के दिन में ये रिपोर्ट थी कि वहां पे एक ड्रोन और एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का हमला भी किया गया हुतीज की जानिब से रेड सी में। तो ये तमाम चीजें अमेरिकन इंटरेस्ट को डैमेज करती हैं, स्पेशली जो उसकी रिप्यूट है वो तो ऑलरेडी डैमेज है, क्योंकि अफगानिस्तान से निकला है। वहां पे जिस तरह का इसने फर्स्ट छोड़ के गया है, दुनिया उसको क्रिटिसाइज कर रही है, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हो रही है। और अभी जो इसराइल के अंदर मजीद ये कि जो वेस्ट है, जिसमें स्पेशली यूरोपियन यूनियन के मुल्क हैं, जिसमें जर्मनी खास करके शामिल है, वो यूएस की वॉर में इसराइल के अंदर इन्वॉल्व होना नहीं चाह रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल जिमिक चल रहा है, जिससे मिलिट्री एक सपोर्ट दे के वो अपनी जो है वो गवर्नमेंट को बचाना चाहते हैं बाइडेन साहब। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला बहुत वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि गोरिल्ला वॉरफेयर लड़ना बहुत मुश्किल काम है। एक जेनोसाइड की अप्रोच है जो कि इसराइल इस पर कर रहा है। अभी एक कुवैती स्पॉन्सर्ड हॉस्पिटल के ऊपर भी उन्होंने हमला किया है, फाटा में उसने उसको कंट्रोल किया और बलोचिस्तान में कंट्रोल किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो दिन दूर नहीं है कि इंशाल्लाह ताला वहाँ जंग जो है वो खत्म होगी, और हमास और फलस्तीन जो है वो 1967 की वॉर जब हुई थी तो उसकी ज्योग्राफी बॉर्डर की तरफ वापस जाएंगे इंशाल्लाह। जी, आई होप सो कि ऐसा जल्द हो। ब्रिगेडियर साहब, कल भी हम इस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे थे कि नेतन्याहू अगले इलेक्शंस में अगर नहीं जीतते तो फिर इजराइल में जो एक पब्लिक ओपिनियन है वो बिल्कुल अलग है। दे आर वेरी क्रिटिकल ऑफ इजराइल गवर्नमेंट। तो आप भी क्या ऐसा समझते हैं कि इलेक्शंस के बाद भी इजराइल में हालात बहुत बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2 सालों में 4 दफा वहां पे गवर्नमेंट चेंज हुई इसराइल में, जिसमें नेतन्याहू ने अभी दिसंबर 2022 में आके दोबारा टेक ओवर किया था। तो वहां पे जो राइटिस्ट जो लोग हैं, राइट के जो लोग हैं, वो बहुत ज्यादा जो है वो नेतन्याहू को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो लेफ्टिस्ट जो है वहां पे, जो स्पेशली वहां पे जो पुरअमन है या जो इतने कंजर्वेटिव और इतने अल्ट्रा नेशनलिस्ट नहीं है, वो नेतन्याहू के खिलाफ भी बोलते हैं। तो एक बड़ी डिवाइडेड किस्म की इसराइल की सोसाइटी, और वो अपने आप को कर्स भी करते हुए पाए गए इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, जिसको मुख्तलिफ चैनल्स पे जगह भी दी गई कि हम क्यों यहाँ पे आके सेटल हुए और हमने अपने बच्चों को और इनको मरवाया आके। तो नेतन्याहू अपनी स्ट्रेंथ दिखाकर बेसिकली एक ओपिनियन बिल्ड करना चाहते हैं कि ये लैंड जो है वो बिलोंग करती है इसराइलियों को, ना कि मुसलमानों को। और हो सकता है वो गोल्डन टेम्पल जो टेम्पल है वहाँ पे, जो बैतुल मक़दस की जगह पे ये लोग अपना जो समझते हैं कि हमारी इसराइलियों की जगह थी, वहां पे इसको गिराने की तरफ भी, वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ भी जाए। हालिया दिनों में आपने देखा हो मोदी को उन्होंने शाबाश दी बाबरी मस्जिद के हिसाब से, और कश्मीर में जैसे उसने हरकतें की हैं, तो नेतन्याहू उसने उसके साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया। तो इसका मतलब है कि मोदी की और जो नेतन्याहू की अप्रोच है वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, अल्ट्रा नेशनलिस्ट है, वो रिलीजन डोमिनेटेड है, जैसे वो हिंदुत्व है। यहाँ पे वो जुडाइज्म को लेकर आते हैं। तो राइट इज फार फ्लंग, जो फार के जो एरिया है, जो उसके लोग हैं, उनको अपने वोट बैंक के तौर पर देखते हैं। तो आपके बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस वक्त वहां पर सोसाइटी डोमिनेटेड है,
जो कंजर्वेटिव्स हैं, लेकिन इसके साथ-साथ लेफ्टिस्ट भी स्ट्रांग है। तो मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू को अपनी जो पॉलिसीज को रिविजिट करना पड़ेगा और जो मई 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं इसराइल में, उसको मेरे ख्याल में उसको सेटबैक मिल सकता है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, लेकिन जो मुस्लिम ममालिक का रोल है वो बदकिस्मती से 67 से लेके अब तक एक ही जैसा रहा है। कभी इजिप्ट की राहदारी इस्तेमाल हो जाती है तो कभी कोई मुल्क का इमदाद भेज देता है। इसके अलावा हम कोई अनपॉपुलर डिसीजन या कोई यूनानिमस मूव ये हम नहीं देख रहे। क्या मुस्तकबिल में भी कोई सुपर पावर अपने इन्फ्लुएंस से ये मसला हल करवाएगी या मुस्लिम ममालिक से भी हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के बजाय मुस्लिम उम्मा जो है उन्होंने ऐशी की तरफ और अपनी जो है वो चैन की और इस तरह की जो है वो अप्रोच जो है वो अपनाई थी। अभी भी आप देखें कि ओआईसी के जिस तरह का रोल रहा है, बिल्कुल डोरमेंट किस्म का, किसी किस्म का कोई नहीं। और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की अभी एक मीटिंग हुई थी नवंबर के अंदर, तो उसके अंदर भी जो मुश्तरका जो बयानिया निकालना था उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए थे। तो ये सब वो चीजें दिखाती हैं कि आपके जो अप्रोच है मुस्लिम उम्मा की वो उस तरह से नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान को जो है वो यहाँ पे वो डिवाइडेड रखना चाहते हैं, यहाँ पे एक किस्म की कंफ्यूजन रखना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क है। तुर्की भी है, सऊदी अरब भी है, यूएई भी है, लेकिन आप देखें तो बड़ा डाइल्यूटेड किस्म का रिस्पॉन्स सऊदी अरब की जानिब से भी गया है। यूएई तो बिल्कुल ही जो है उसकी हमायत में ही बोल पड़ा। तुर्की ने जरूर एक पोजीशन ली, लेकिन पाकिस्तान और चीफ आर्मी स्टाफ और जो हमारी पोलिटिकल गवर्नमेंट इस वक्त एग्जिस्ट करती है, हमने बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की पोजीशन ली है। हमने वहाँ पे ट्रूस की बात की है, वहाँ पे जंगबंदी की बात की है। चीफ आर्मी स्टाफ ने तो यहाँ तक बात की, जब आप वो गए थे यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल से मिलने के लिए, तो वहां पर भी, और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और सेक्रेटरी स्टेट जो उनकी मुलाकातें हुई दिसंबर में अमेरिका के अंदर, वहां पे भी पोजीशन ली। और डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी कि फलस्तीन की जो बाउंड्रीज हैं वो 1967 से, जंग से पहले की जो बाउंड्रीज हैं, ज्योग्राफिक बाउंड्री, वो स्टेट होनी चाहिए जिसमें फलस्तीनी आज़ादी के साथ अपना जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर सके रिलीजन को, और बैतुल मक़दस जो है वो उनकी कैपिटल, यरूशलेम का कैपिटल होना चाहिए। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। तो ये सब चीजें अगर आप देखें तो इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं बेसिकली वो बड़ी इंटरडिपेंडेंट हैं और इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए बदकिस्मती से जो यहाँ पे पॉलिटिकल आप देखें तो वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी है। इकोनॉमिकली भी हम उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है। फेटअप का कभी प्रेशर डाला जाता है, कभी दूसरी जो है साइलेंट किस्म की सैंक्शंस की बात की जाती है, ये एडिशनल लाइसेंसिंग जो आपके एक्सपोर्ट्स के ऊपर है वो लागू किए जाते हैं, जो ताकि पाकिस्तान को जो है वो थोड़ा सा डोरमेंट रखा जा सके। लेकिन पाकिस्तान एक दुनिया जो इस्लाम है उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, एक इंतहाई ट्रेन, वेल फेड, वेल ट्रेन्ड, और जो है वो एक बैटल हार्डन फौज है। तो वो अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग रखती है। इसी वजह से दुनिया में पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा का एक बेहतरीन किस्म का नुमाइंदा मुल्क समझा जाता है। तो पाकिस्तान अपनी ताईं जरूर कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाए या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो कि इंशाल्लाह 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद यहाँ पे हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम उम्मा की एक भरपूर आवाज लेकर आगे चलेगा और फलस्तीनियों को उनका जायज हक जो है बेसिकली वो दिलवाने में एक मौसर किरदार जो है वो अदा करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। इस वक्त माहिर माशियात खाकान नजीब साहब मेरे साथ मौजूद है। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब साल खत्म हो रहा है और कल भी हमने इस पे एक्सटेंसिव सेगमेंट किया था। आज एक और जाविये से बात करेंगे कि आपके ख्याल में वो कौन सी अहम रीजंस हैं जिसकी वजह से इस पूरे साल में रुपया की जो कदर है वो बढ़ नहीं सकी, कम ही रही है। अभी खैर आज की खबर ये है कि थोड़ा मुस्तकम हो रहा है, लेकिन ओवरऑल पूरे साल में क्या वजह रही? देखिए, जो पाकिस्तान का इस वक्त सिनारियो है उसको आप अगर दो हिस्सों में पिछले साल में देखिए तो 2023 का जो पहले 6 माह थे वो पाकिस्तान विदाउट एन IMF प्रोग्राम ऑपरेट कर रहा था। मैंने कई दफा कहा है कि कोई भी मुल्क जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि बैरूनी खसारे में आ जाए या बैरूनी चैलेंज में आ जाए तो उसको हर सूरत IMF के साथ रहना चाहिए। इसलिए रहना चाहिए कि IMF इंटरनेशनल आर्किटेक्चर में बना ही इसलिए। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की बगैर IMF के पहले 6 माह, और ये भी कोशिश की कि हम IMF के प्रोग्राम में चले जाएं, बट इट टुक अ लॉन्गर टाइम और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो थे वो कम होते रहे। एक वक्त ऐसा था कि $3 अरब से भी कम ज़र मुबादला के ज़खायर हो गए और रुपए पे काफी प्रेशर आया।
और फिर वो चीज कंटिन्यू करती रही। बट वंस वी गॉट इनटू द IMF प्रोग्राम तो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होना शुरू हुए। बाद में जो रुपए पे प्रेशर रहा उसकी एक वजह पाकिस्तान में एक ब्लैक मार्केट का क़याम था। जब हमने उस ब्लैक मार्केट को हैंडल किया, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, तो आपने देखा 315 का जो डॉलर था वो रुपए के में जब तक़वियत मिली रुपए को, जब IMF का प्रोग्राम भी हो गया, कुछ स्मगलिंग पे, कुछ होर्डिंग पे, कुछ अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे, जब हमने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और रेगुलेटरी मेजर्स लिए, कुछ स्ट्रेंथनिंग की, तो वो वापस 282 281 पे आ गया। आई थिंक ये ओवरऑल तनाजुल है। पर हमेशा याद रखिए कि जो रुपए की कदर है वो कुछ भी नहीं है, बल्कि आपकी पैदावारी सलाहियत से उसका ताल्लुक है। आप दुनिया को क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उससे उसका ताल्लुक है। ये चीज अगर हम हमेशा याद रखेंगे तो this will drive the rupee value in the coming years. In the short run हम एक रुपी के जो डॉलर है उसके लिक्विडिटी चैलेंज में है। ये लिक्विडिटी चैलेंज इसलिए है कि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो 4.5-5 अरब डॉलर की हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स 2.5-3 अरब डॉलर्स को क्रॉस नहीं करती, और इसको कुछ हम रेमिटेंसेस से भरते हैं, बट हमारी FDI भी वीक है। सो हमारे इनफ्लोज कमजोर हैं, हमारे आउटफ्लोज ज्यादा है, डिमांड ऑन आउटफ्लो ज्यादा है, डेट पेमेंट ज्यादा है। इन सब चीजों को देखते हुए एक रुपए पे हमेशा प्रेशर रहता है, बिकॉज डॉलर की जो डिमांड है वो ज्यादा रहती है और सप्लाई हमारे पास कम आती है। ये सब वो चैलेंजेस हैं जिनको हमने मीट करना है, तो हम पाकिस्तान के रुपए को एटलीस्ट स्टेबल रख सकते हैं। बट आई थिंक कि अब IMF के प्रोग्राम के होने के बाद देयर इज सर्टेन स्टेबिलिटी। पहले एड्रेस कर लेते हैं कि एक्सपोर्ट्स के लिए आप क्या देख रहे हैं, निगरान सेटअप में क्या हो रहा है या नई गवर्नमेंट के ज़हन में क्या होगा एक्सपोर्ट्स के हवाले से? देखिए, सबसे ज्यादा हमें ये याद रखना है कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, और फिर उसको दुनिया के साथ कनेक्ट करके एक्सपोर्ट करने में है। इसमें कोई दो आरा नहीं है। जिन मुल्कों ने तरक्की की है, ईस्ट एशिया के सारे ममालिक, आपका बेहतरीन दोस्त चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बांग्लादेश, इन सब में जो चीज कॉमन है वो ये है कि इन्होंने दुनिया के साथ कनेक्ट किया। पाकिस्तान की दुनिया के साथ कनेक्टिविटी इस तरह देखिए कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट टू GDP जो है वो सिर्फ 9% है। इन ममालिक का इंडिया का एक्सपोर्ट टू GDP 22% है, मलेशिया का एक्सपोर्ट टू GDP 33% है, वियतनाम का एक्सपोर्ट टू GDP 93% है। ये मैं इसलिए रख रहा हूँ आपके सामने कि आपको अब एक पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन, एक पार्ट ऑफ इंटरनेशनल मार्केट बनना है। दुनिया में तरक्की आप तभी कर सकते हैं, डॉलर तभी कमा सकते हैं कि यू आर एबल टू एक्सपोर्ट योर गुड्स आउट ऑफ पाकिस्तान। उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग जो कि 12-13% रह गई है ऑफ योर GDP, इसको बढ़ाना, इसमें मौके पैदा करना, इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाना, बाहर से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, अच्छी मैनेजरियल स्किल्स लाना, और साथ साथ अपने सर्विस सेक्टर में जिसमें IT और ITES है, ये जो आपका इस वक्त 2-2.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, इसको बढ़ाना। और तीसरा याद रखिए कि आप इंपोर्ट करते हैं एक 10 से 11 अरब डॉलर फूड एंड एग्रीकल्चर की। बतूल साहब, आप खुद समझिए ना, आप कैसा ज़रीक मुल्क है कि आप अपनी अजनास भी नहीं खुद उगा सकते और आप कंपेटिटिव भी नहीं है। आपकी पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर में इतनी कमजोर है कि आप इस वक्त भी तकरीबन 1/3 से 50% है आपकी पैदावारी सलाहियत, कंपेयर करें जो दुनिया की बेस्ट ममालिक हैं, पांचों स्टेपल क्रॉप। सो अगर आप इसको बेहतर करेंगे तो ना सिर्फ आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे, बल्कि आप जो इंपोर्ट करते हैं 5 से 10 अरब डॉलर, 11 अरब डॉलर पिछले साल, उसमें भी 5-1 अरब डॉलर का डेंट जरूर डाल पाएंगे। ये अलोन आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशियो को मेजरली अफेक्ट करेगा। ठीक है, खाकान नज़ीर साहब ब्लैक मार्केट की भी बात कर रहे थे। रिसेंटली एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान आर्मी, निगरान सेटअप मिलके उन्होंने ब्लैक मार्केट के खिलाफ, या वो लोग जो डॉलर ज़ख़ीरा करके बैठे हुए हैं या अजनास ज़ख़ीरा करके बैठे हुए हैं, उनके हवाले से एक बड़ा हमें सीधा ऑपरेशन नज़र आया। आप समझते हैं कि वो अब इतना इफेक्टिव था कि वो आने वाले दिनों में हमें रिजल्ट्स देगा? क्योंकि वक्ती तौर पे तो उसके रिजल्ट्स हमें नज़र आए थे। बतूल साहब, दो चीजों ने डिफाइन किया है पिछले 6 माह की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को।
एक तो IMF के प्रोग्राम का इजरा और उसके अंदर जो एडजस्टमेंट्स हुई, उन्होंने एक इनिशियल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दिखाई, पर जो ज्यादा जरूरी सिग्नलिंग है जिसकी वजह से मेरा ख्याल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉन्ड बेहतर हुआ, कुछ तकवीत मिली इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में, वो स्मगलिंग पे काबू पाने की सिग्नलिंग, वो होर्डिंग पे इफेक्टिवली जाकर, शुगर होर्डिंग हो, बाकी अजनास की होर्डिंग हो, उस पर इफेक्टिवली काम करना, अफगान ट्रांजिट ट्रेड, इस पे ये इंटेंट दिखाना कि इसको रिव्यू करने की जरूरत है, इस पे रेगुलेटरी मेजर्स लेने की जरूरत है। बहुत सा अफगान ट्रांजिट ट्रेड का सामान पाकिस्तान में बिकता है, उसकी डॉलर की बाइंग होती है, इस सब चीजों को देखना, और आखिर में एक ब्लैक मार्केट जो कि काम कर रही है, जिसका मतलब यह है कि दो मार्केट्स हैं डॉलर और रुपये की ट्रेड की, एक इंटरबैंक ऑफिशियल मार्केट और एक हमने ओपन एक्सचेंज कंपनीज के थ्रू मार्केट का इजरा किया हुआ है, जो भी काइंड ऑफ रेगुलेटेड है। पर एक तीसरी मार्केट जो नो योर कस्टमर के बगैर इलीगल इलिसिट मार्केट थी, जो लोग होर्डिंग कर रहे थे डॉलर्स की, सो हमने डी डॉलराइजेशन पे काम किया। मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि जो सारे लोग हैं वो अपनी सेविंग्स जो है वो रुपए से लेके जाकर डॉलर्स में सेव करें, तो फिर तो रुपए की कदर बहुत कमजोर हो जाएगी और डॉलर की डिमांड बहुत बढ़ेगी। और ये इलीगल जो मार्केट थी, इस पे इफेक्टिवली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने काम किया, एलिमिनेट हो गई है, तो आप टोटली तो नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ हवाला हुंडी का काम था, वो भी इसकी वजह से रेमिटेंसेस जो है बढ़ी नहीं है, तो एटलीस्ट स्टेबल या जी खाकान नजीब साहब, आप समझ कल भी मैं देख रही थी कि 13% जो महंगाई है वो पिछले एक साल में बढ़ी है। अभी यहाँ पे रुकेगी या मजीद हम देख रहे हैं कि अवाम पे बोझ पड़ने वाला है? देखिए, महंगाई एक ऐसी चीज है जिसपे हम उस तरह से काबू नहीं पा सके जिस तरह से लोगों का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो संभले, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस संभले। और इसकी कुछ वजूहात बैरूनी है, कुछ वजूहात रुपए की कदर में जो कमी हुई उसकी है, कुछ इंटरनेशनल जब ग्लोबल कमोडिटी प्राइस राइज आया वो है, और कुछ वजूहात हमारे फ्लड्स की वजह से जब कमी हुई अजनास की पाकिस्तान में वो है। कुछ ये है कि हम अपना बहुत बड़ा फिजिकल का खसारा करते हैं, मालियाती खसारा, उसकी वजह से नोट छपते हैं। अगर आप इन सब चीजों को देखें और फिर पाकिस्तान की एक ओवरऑल कमजोर पैदावारी सलाहियत को देखें, तो आपको अंदाजा होगा कि ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। इन सब को रिवर्स करना इन द शॉर्ट रन बहुत आसान नहीं है। जरूर कुछ कोशिश हुई, कुछ डिमांड को कम करने की, आपने पॉलिसी रेट को बढ़ाया, कुछ सप्लाईज को बेहतर करने की कोशिश हुई, पर मैं समझता हूँ कि इसमें अभी खातिर खा काम होना जरूरी है। एक नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है, मैं समझता हूँ कि उसको इफेक्टिव बनाना बहुत जरूरी है। ये फाइनेंस डिवीजन में पहले होती थी, मैं खुद इसका मेंबर रहा हूँ, हमने काम किया है बहुत इसमें, पर अब ये प्लानिंग में चली गई है, पर गवर्नमेंट के पास है। सारे प्रोविंसेस से मिलकर इसको देखना, सप्लाई साइड को संभालना और अपने मालियाती खसारे को कम करना, ये अगले आने वाले दिनों में पाकिस्तान की महंगाई को संभाल सकता है। और थोड़ी सी सप्लाईज अगर बेहतर हो, रुपए में इस्तेहकाम रहे, और सबसे बढ़ के जो बेस इफेक्ट आएगा, आई थिंक द वर्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज प्रोबेबली ओवर। हम अपनी पीक को राइड कर रहे हैं। आने वाले 3 से 6 माह में जो महंगाई है, यानी कि कीमतों के बढ़ने की जो शरह है, उसमें आप एक थोड़ी सी कमी जो है वो देख सकते हैं। और खाका नजीब साहब, जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अब अगला साल जब शुरू होगा जनवरी के बाद, जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग से एक बड़ी उम्मीद लगा के हम बैठे हुए हैं, उसका इनफ्लो आप कैसा देख रहे हैं? वो स्मूथ रहेगा? उसके भी इफेक्ट्स हमें नजर आएंगे अगले साल के शुरू में? पाकिस्तान की ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स जो है वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर रही है। ये सब मालियाती इदारे जो हैं उन्होंने भी ये बात की, रेटिंग एजेंसीज ने भी की। मैं इस साल के लिए, यानी कि जो 1 जुलाई 2023 से लेकर जो मालियाती साल FY24 है, जो 30 जून 2024 को खत्म होगा, पाकिस्तान को तकरीबन अब $25 अरब की जरूरत है। इसमें से 10-12 अरब डॉलर जो है वो रोल ओवर्स हैं, एक आधा बिलियन छोड़ के बाकी सब रोल ओवर्स हो गए हैं। जो बाकी 12-13 अरब डॉलर हमें चाहिए, इसमें से मैं समझता हूँ 5-6 अरब डॉलर पाकिस्तान ने सिक्योर कर लिए हैं। बाकी को सिक्योर करने के लिए अगले 6 माह में IMF के लोन्स, वर्ल्ड बैंक के लोन्स, कुछ आपको कमर्शियल लोन्स लेने हैं और कुछ अपने इनफ्लोज को संभाल के रखना है। ये सारे काम जो है आपके करने के जरूरी हैं। इनफ्लोज को संभालने से मतलब है रेमिटेंसेस जो है इंश्योर कीजिए,
कि हवाला हुंडी की बजाय पाकिस्तान आए, एक्सपोर्ट स्टेबल रहे और इंपोर्ट्स जो हैं अभी भी उन पे कुछ कदगन लगाकर ही चलना पड़ेगा ताकि वो 5-5.5 अरब डॉलर पे वापस या 6 अरब डॉलर पे ना चली जाएं और हम 4.5 पौने 5 अरब पे इनको मेंटेन करते हुए अपनी ज़र मुबादला के ज़खायर को जो कि अब 7.7 अरब डॉलर पे हैं इसको बढ़ा सकें। तभी एक ओवरऑल ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स पूरी होंगी और थोड़ा सा रिजर्व्स में बिल्डअप आएगा। ये सबसे बड़ा रिस्क है जो मैनेज करना है पाकिस्तान में। IMF की अम्ब्रेला में रहें तो ये रिस्क इजीली मैनेज हो जाएगा। और फरहान अजीज साहब, जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है, अब उसको आप कैसे देख रहे हैं? रीजन में हमारा सबसे कम है और एवरी टाइम वी सेट अ टारगेट एंड वी गिव इट टू IMF एंड इट्स नॉट पॉसिबल, वी आर नॉट एबल टू डू इट। लेकिन इस दफा आप देखते हैं कि वो टैक्स का टारगेट है जो हम पूरा कर रहे हैं अगले साल में। मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपने सामने रखा है। पाकिस्तान को डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे बहुत काम करना है। पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी FPR का 9% है। ये कतई तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इट्स नॉट कंफर्टेबल। इसको इस तरह समझिए कि पाकिस्तान में जो टैक्स लागू है उसमें भी इस वक्त एक टैक्स गैप है कलेक्शन में, और फिर रियल एस्टेट, रिटेल, होलसेल, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ये तो वो चीजें हैं कि हम इनको प्रॉपरली टैक्स कर ही नहीं पा रहे। अब इन चारों को, रियल एस्टेट को, रिटेल को, होलसेल को, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को हमें प्रॉपरली टैक्स करना पड़ेगा। इनसे जो इस तरह का इंसेंटिव है कि ये अनटैक्स्ड एरियाज हैं, इनका दोहरा नुकसान होता है। एक तो हमें टैक्स कलेक्ट नहीं होता तो हमें बोरोइंग करके ये पैसे पूरे करने पड़ते हैं, और दूसरा याद रखिए कि जब आप इनमें टैक्स नहीं करते तो रकूम जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो जाती हैं, ना कि जाके वो मैन्युफैक्चरिंग करें, कोई जूती बनाए, कोई धागा बनाए, कोई सुई बनाए, कोई बत्ती बनाए जो एक्सपोर्ट हो सके। पाकिस्तान को अपने निज़ाम को डिजिटाइज भी करना है, ऑटोमेट भी करना है। सबसे बढ़ के बतूर वेरी क्लियरली आई ऑलवेज से दिस कि आपको किसी तरह एक टीम बनानी है FPR की, उसको 5 साल सस्टेन करना है, उसके साथ टारगेट्स तय करने हैं कि आप 5 साल में इस 9% टैक्स टू GDP को 12% कैसे लेकर जाएंगे, और उनको फिर आपने एक तरह से कंफर्ट देना है, रिंग फेंस करना है बाकी चीजों से, और फिर उनको काम करने की इजाजत देनी है। हम मतलब हर 5-6 साल में देखें तो कई FPR के जो हेड्स हैं वो तब्दील होते हैं। आई थिंक दैट इज नॉट अ गुड वे टू गो अबाउट इट। द राइट वे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।